लावण्या बिस्तर पर लेटे हुए एक शख्स को एकटक देख रही थी। वो शख्स कोई और नहीं, पुष्कर था। वो बड़े प्यार से बुदबुदा रही थी। पुष्कर, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम कितने कमजोर हो गए हो। तुम सबका ख्याल रखते हो, सबकी परवाह करते हो, पर तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम सुनते ही नहीं। वो आधी रात को बड़े अरमानों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। असल में हुआ ये था कि जब अभिषेक फर्श पर गिरकर माफी मांग रहा था, तभी पुष्कर वहाँ से गुजरते हुए फिसल कर गिर गया। विघ्नेश ने मजाक मजाक में उसे पैक करके अपनी बहन लावण्या की लैब में भेज दिया ताकि वो वहाँ एक्सपेरिमेंट के काम आ सके। विघ्नेश ने उसे बेहोशी की दवा दे दी थी ताकि वो सोता रहे। लावण्या इसी मौके का फायदा उठाकर पुष्कर को जी भरकर निहार रही थी। जैसे लोहे में दिल उगाया हो, वैसे ही इस डॉक्टर का दिल पुष्कर पर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ आशिका अपने कमरे में कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और विघ्नेश को घूर रही थी। उसने पूछा, इतनी देर तक कहाँ थे आप? आपको अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। विघ्नेश ने उदास चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं बाबा, बस एक बॉडी को एडमिट करवाने गया था। आशिका उसे हैरानी से देखने लगी। विघ्नेश ने बात घुमाते हुए कहा, छोड़ो वो सब। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? क्या हाथ पैर में दर्द है? सो जाओ। तुम्हें पता है ना वक्त पर सोना चाहिए। तुम खुद डॉक्टर हो, क्या तुम्हें समझाना पड़ेगा? सो जाओ मेरी जान। उसने आशिका को बिस्तर पर लिटाया। पास ही अनन्या चैन से सो रही थी। विघ्नेश ने उसे देखकर कहा, देखो मेरी नन्ही परी कितने सुकून से सो रही है। आशिका ने चिढ़कर कहा, सुकून से? इस नन्ही परी ने सोने से पहले मुझे कितना तंग किया है, आपको अंदाजा भी नहीं है। विघ्नेश हंसा और बोला, कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। वो भी बिस्तर पर लेट गया। आशिका ने अचानक सवाल किया, अब सच सच बताइए, शाम को आप उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? विघ्नेश ने करवट बदली और चादर सिर तक ओढ़ ली। उसने सोते हुए कहा, तुमने तो सब सुन ही लिया था ना। आशिका ने उसे चादर से बाहर निकाला और बोली, फ्रॉड। जब देखो आशिका आशिका करके पीछे घूमते हो, और अब सवाल पूछा तो सोने का नाटक कर रहे हो। बात नहीं करनी तो मत करो। दूसरी तरफ से खर्राटे लेने की आवाज आने लगी। आशिका झुंझला गई। विघ्नेश, ये नाटक बहुत नकली लग रहा है। आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। विघ्नेश ने अपने कानों में ईयरबड्स लगा लिए थे और एक मस्त गाना सुनते हुए सोने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ विष्णु को पता था कि अगर सीता जी भरकर रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। वो उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीता की सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार विष्णु का सब्र जवाब दे गया और वो चिल्लाया, सीता, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह रोए जा रही हो, मैं क्या समझूं? सीता किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखते हुए बोली, विष्णु, मैं अपने ससुर जी को अकेला छोड़कर चली आई। मैं कितनी बुरी हूं ना। इतने दिनों तक उन्होंने मेरा ख्याल रखा और जैसे ही तुम आए मैं उन्हें तन्हा छोड़कर यहाँ भाग आई। वो रुक रुक कर अपनी बात पूरी कर पाई। विष्णु ने चैन की सांस ली। उसे लगा था कि शायद सीता फिर से वही पुरानी जिद पकड़ेगी कि उसे विष्णु से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने राहत महसूस की और बोला, ठीक है बाबा, शांत हो जाओ। यहाँ की मुश्किलें थोड़ी सुलझ जाएं, फिर हम वापस वहीं चलेंगे, या फिर मैं पापा को यहीं बुला लूंगा। सच तो ये है कि मैंने आते वक्त उनसे कहा था, पर वे अपने दोस्तों को बताए बिना नहीं आना चाहते थे। मैं उन्हें ले आऊंगा, वादा करता हूँ। मुझ पर भरोसा है ना? सीता ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाकर हाँ कहा। विष्णु मुस्कुराया और बोला, बस फिर फिक्र छोड़ो, या तो उन्हें यहाँ ले आएंगे या हम खुद वहाँ चले जाएंगे। अब खुश? जैसे ही सीता सामान्य हुई, उसे एहसास हुआ कि वो विष्णु की बाहों में है। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, पर विष्णु ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो शरारत से बोला, मैडम, अभी तक तो आप मुझसे सहारा ले रही थी और अब काम निकलते ही खिसक रही हैं। अब थोड़ी देर मुझे सहारा दीजिए। सीता शर्मा गई और बोली, छोड़िए विष्णु, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विष्णु उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, अभी से शर्मा रही हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सीता ने एक लंबी सांस ली और उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया। सीता ने संजीदगी से कहा, विष्णु, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप मुझे ये वक्त जरूर देंगे। विष्णु शालीनता से पीछे हट गया और बोला, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ, ये तुम जानती हो। अपना पूरा वक्त लो। उसने सीता के गालों को सहलाया और फिर रुक कर कहा, वैसे वक्त थोड़ा कम लोगी तो अच्छा होगा। पत्नी पास हो और इंसान खामोश रहे, ये बहुत मुश्किल काम है।
इतना कहकर उसने सीता के गाल पर एक छोटा सा किस किया और वहाँ से भाग निकला। वहीं इधर मीरा गुस्से में आगे बढ़ रही थी और अभिषेक उसके पीछे पीछे। मीरा ने पलटकर उसे डांटा, तुम अब मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? सबके सामने चिल्लाकर तुमने मुझे जलील कर दिया और अब पीछा नहीं छोड़ रहे। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अभिषेक ने मासूमियत से कहा, मीरा ऐसे मत कहो। क्या मैं फिर से तुम्हारे पैर पकड़ूं? सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मीरा ने ठंडी आह भरी और कहा, जानबूझकर या अनजाने में, जो तुम्हारे दिल में था वही जुबान पर आया। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम यहाँ समीर के दोस्त बनकर आए हो, तो बस उसके दोस्त बनकर रहो। उसने अभिषेक को चेतावनी देते हुए कहा, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। पहले तुम सब कुछ करते हो और फिर जताते हो कि तुमने मेरा ख्याल रखा। शायद इसीलिए तुमने पहले नाटक किया था। खैर, उस सदमे से बाहर निकलने में तुमने मदद की, उस बात का एहसान मैं हमेशा मानूंगी। पर अब अगर तुम मेरे पीछे प्यार व्यार लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अभिषेक के मुंह पर दे मारा। सबकी अपनी अपनी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। इधर लैब में लावण्या पुष्कर के करीब गई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, पुष्कर, पता नहीं कब मैं तुम्हारे पास इतने हक से बैठ पाऊंगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा नेक दिल, इन्हीं वजहों से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझे कब तक ऐसे तड़पाओगे? वो उसके माथे को चूमने ही वाली थी कि पुष्कर की आंखें खुल गई। सामने किसी को इतने करीब देखकर पुष्कर घबराकर चीखने लगा, अरे भूत भूत, भाग यहाँ से, मेरे पास मत आना, मेरे पास क्रॉस है। उसने गले में लटका क्रॉस हाथ में पकड़ लिया और पास ही खड़े ग्लूकोज स्टैंड को उठाकर लावण्या को डराने लगा। लावण्या घबरा गई और बोली, अरे मैं हूँ लावण्या, तुम ये क्या कर रहे हो? स्टैंड नीचे रखो। क्या मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? रुको, मैं लाइट जलाती हूँ। लेकिन पुष्कर डर के मारे ऊट पटांग बकने लगा, हो चुड़ैल, तू क्या मुझे सुंदर समझकर मेरे पीछे पड़ गई है? ये सब उस विघ्नेश की चाल है। उसने मुझे बेहोश करके यहाँ छोड़ दिया और अब ये जंगली भूत मुझे डरा रहे हैं। वो स्टैंड घुमाते हुए उसे लैब से बाहर भगाने लगा। लावण्या जान बचाकर लैब के बाहर भागी। पुष्कर चिल्लाया, किसे डरा रही है? मैं शैतानों को भगाने वाला विवान का दायां हाथ हूँ। वो ग्लूकोज की नली वाला स्टैंड हवा में घुमाने लगा। तभी उसने आसपास देखा। उसे समझ आया कि ये कोई लैब है। उसने बाहर खड़ी लावण्या को देखा। बिखरे हुए बालों और आधी अधूरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में लावण्या सच में किसी भूतनी जैसी लग रही थी। पुष्कर उसे देखकर और जोर से चीखने लगा। सड़क की मध्यम रोशनी में जब पुष्कर ने लावण्या को देखा तो वो और भी डर गया। उसने और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, भूत भूत। उसकी चीखें सुनकर पास के आवारा कुत्ते भी डरकर दुम दबाकर भागने लगे। लावण्या का सब्र अब जवाब दे गया था। वो तेजी से आगे बढ़ी और बोली, तुझे जिस भाषा में समझ आता है अब वैसे ही बात करनी पड़ेगी। इतना कहते ही उसने पुष्कर के हाथ से ग्लूकोज स्टैंड छीना और उल्टा उसी से उसकी धुनाई शुरू कर दी। लावण्या उसे मारते हुए चिल्लाई, क्या मैं तुझे भूतनी दिख रही हूँ? मैं प्यार से तुझे चूमने आई थी और तू स्टैंड लेकर मुझे डरा रहा है। क्या मैं सच में डरावनी हूँ? कमबख्त, न जाने कब तुझसे प्यार कर बैठी और ऊपर से आकर तुझे बता भी दिया, पर तू है कि भाव खाए जा रहा है। खुद को समझता क्या है तू? उसने पुष्कर को बुरी तरह आड़े हाथों लिया। दर्द के मारे पुष्कर कराहने लगा। लावण्या ने उसे धमकी दी, अब अगर आवाज निकाली तो मुंह पर लात मारूंगी और सुई से मुंह सिल दूंगी। क्या समझ रखा है तूने? क्या तुझे लगता है कि तू दुनिया का सबसे बड़ा शहजादा है? पुष्कर ने मन ही मन सोचा, तो क्या नहीं हूँ? मैं हूँ ही इतना हैंडसम। लावण्या उसका पीछा करते हुए फिर बोली, तेरे साथ घूमने वाले सभी लड़कों की शादियाँ हो गई, यहाँ तक कि मेरे भाई का बच्चा भी हो गया, और तू अभी तक यहाँ अकेला कुंवारा घूम रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? पुष्कर ने गर्व से अपना कॉलर ऊंचा किया और बोला, अकेले घूमने में शर्म कैसी? आई एम प्राउड टू बी सिंगल। उसकी इस बात पर उसे 2-4 और पड़ गई। काफी मारने के बाद लावण्या अचानक रुक गई। उसने स्टैंड फेंक दिया और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सिसकते हुए बोली, पुष्कर, अब मुझसे और नहीं झेला जाता। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम सब जानते हो, फिर भी मुझे नजरअंदाज क्यों करते हो? क्या तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं हूँ? क्या इसलिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या इसलिए कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं एक बुरी लड़की? पुष्कर, जो अब तक खामोश था, अचानक तड़प उठा और चिल्लाया,
लावण्या, लावण्या रोते हुए कहती रही। जब जब तुम मुझे ठुकराते हो मुझे यही सब महसूस होता है पुष्कर। मैं वाकई थक चुकी हूँ। मैं कब तक इंतजार करूँ? अगर तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ, पर हर बार जब मैं बात करना चाहती हूँ तुम वहाँ से भाग जाते हो। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? पुष्कर का दिल पहली बार पसीजा। उसने बहुत कोमलता से कहा, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम बहुत सुंदर और अक्लमंद हो, पर मेरा अपना कोई नहीं है। अगर मेरी तबीयत भी खराब हो जाए तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। उसने अपनी बेबसी बताते हुए आगे कहा, मैं हमेशा विवान के पीछे घूमता रहता हूँ। तुम तो जानती ही हो उसके पास काम करना किसी बंधुआ मजदूरी से कम नहीं है। पता नहीं कब क्या काम सौंप दे। ऐसे हालात में मैं शादी करके किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। प्लीज समझो। तुम्हारे भाई ने जो रिश्ता देखा है तुम वहीं। लावण्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस करो पुष्कर, जैसे तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है वैसे ही मुझे भी है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें बस इस बात का डर है ना कि तुम अपने दोस्त की बहन से प्यार कर रहे हो? उसने आगे कहा, अरे मेरे भाई ने भी तो अपने दोस्त की बहन से ही प्यार करके शादी की थी। तुम तो गवाह थे उस शादी के। खैर, मुझे ये सब नहीं सुनना। आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह उठकर अपनी उस बंधुआ मजदूरी वाली जगह, मेरा मतलब है विवान मल्होत्रा के घर चले जाना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पुष्कर वहीं खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा। उसके दिल में भी लावण्या के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, पर उसे लगा कि इसे जाहिर करने का ये सही वक्त नहीं है। वो चुपचाप एक कोने में लेट गया। वो रात सबके लिए अलग अलग गुजरी। कुछ लोग यादों के सहारे सोए तो कुछ अपने दिल का बोझ हल्का करके सुकून की नींद सोए। सुबह हुई, सूरज की किरणें आसमान में फैल गई और पक्षियों की चहचहाहट के साथ एक नया दिन शुरू हुआ। विवान की आदत थी कि वो सुबह उठकर अपने महल के चारों ओर जॉगिंग के लिए जाता था। आज भी वो तैयार होकर बाहर निकला। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसकी अवनी भी उसके साथ जुड़ गई। सच तो ये था कि वो उससे पहले ही दौड़ना शुरू कर चुकी थी। विवान ने उसे देखा और तंज कसा। अरे मैडम, आपको रनिंग की आदत भी है क्या? अवनी ने पलटकर जवाब दिया। क्यों? जब आप जैसे पियक्कड़ को ऐसी अच्छी आदतें हो सकती हैं, तो हमें क्यों नहीं? विवान ने बुरा नहीं माना और मजाक में कहा, हाँ मैडम, पहले तो मैं सुबह चाय कॉफी की जगह शराब ही पीता था। क्या आप भी पीती हैं? आप तो विदेश से आई हैं, कम से कम वाइन तो पीती ही होंगी। आपका रंग तो वैसे ही लाल है जैसे वाइन हो। अवनी का मन किया कि जमीन से पत्थर उठाए और विवान का सिर फोड़ दे। उसने गुस्से में कहा, सुनिए मिस्टर, जरूरी नहीं कि विदेश में रहने वाला हर इंसान शराब पीता हो। मुझे ये सब गंदी आदतें नहीं है। वो पैर पटकती हुई तेजी से आगे निकल गई। विवान ने पीछे से जोर से आवाज दी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अवनी ने अनसुना कर दिया। विवान को ना जाने क्यों इसकी हरकतें पसंद आने लगी थी। वो उसे चिढ़ाने और उसे डांट खाने का लुत्फ उठाने लगा था। एक पल के लिए विवान के मन में आया कि काश वो अपनी अवनी के साथ ऐसी जिंदगी जी पाता, पर तकदीर ने सब बदल दिया था। उसने सोचा, शायद अवनी जहाँ भी है खुश है, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मेरा दिल कहता है कि वो मेरे आसपास ही है। अगर वो मेरे साथ होती तो शायद मैं अपनी पुरानी शैतानी आदतें कभी नहीं बदलता। इस जुदाई ने ही मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है। विवान ख्यालों में खोया था कि तब तक अवनी अपना चक्कर पूरा करके वापस आ गई। विवान ने कहा, मैडम इतनी तेजी से नहीं दौड़ते, जॉगिंग धीरे धीरे की जाती है। अवनी ने रुककर उसे चेतावनी दी, मैं कैसे भी दौड़ूं, आपको उससे क्या? आप बस अपना काम देखिए और मुझसे दूरी बना कर रखिए। याद रखिए, मैं बॉस हूँ और आप पिए। ये करीब आना, गले लगना या किस करना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं आपकी जुबान काट दूंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। विवान सकपका गया और चिल्लाया, क्या? अवनी ने मुड़कर देखा और कहा, कहा ना जुबान काट दूंगी। हमेशा गलत ही समझते रहना, इडियट। और वो तेजी से निकल गई। विवान ने सीने पर हाथ रखा और चैन की सांस ली। तू तो वाकई कर सकती है। मैं क्या था और तूने मुझे क्या बना दिया है मेरी काली मिर्ची। एक बार तू हाथ आ जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा। वो अपनी अवनी को याद कर ही रहा था कि तभी अवनी को जोरदार हिचकी आने लगी। अवनी वहीं रुक गई। विवान उसके पास से दौड़ते हुए निकला और हंसकर बोला, लगता है इस वक्त आपको कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है मैडम, इसीलिए हिचकियां आ रही हैं। वो उसे ओवरटेक करके आगे निकल गया।